So good morning friends, welcome to my channel Edward Wings and 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ फॉर केएस प्रिलिमिनरी एग्जाम 2020 में आपका स्वागत है। आज डे 2 है। 10 क्वेश्चन जो है हमने कल डिस्कस किए थे डे 1 में। उससे पहले एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिंक्स जो है तीनों वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड कुछ बच्चे कल बोल रहे थे कि क्वेश्चंस जो है उनके नंबर जो है बढ़ाए जाएँ, तो बिल्कुल कोशिश की जाएगी आने वाले टाइम में। कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चन जो है वो 20, 25 या 30 तक भी किए जाएँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं होते, देखने में आपको 10 क्वेश्चन लगते होंगे, लेकिन बीच में कम से कम 25 से 30 स्टेटमेंट जो है इन 10 क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको इन 10 क्वेश्चनों के ज़रिए सिर्फ ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन ही पता चलते हैं, आपको लगभग 20 से 25 नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो 10 क्वेश्चन मत लेके चलिए, कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो है इसको मान के चलिए। जितनी स्टेटमेंट्स होंगी उतने फैक्ट्स जो हैं वो आपको पता चलेंगे और उतने ही क्वेश्चन जो है इसके मतलब आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज मेल कैरीज द फर्टिलाइज एग एंड नर्चर द डेवलपिंग यंग वंस। ठीक है, आपको पता है ज़्यादातर फीमेल एंड मेल के केसेस में आप देखते हैं कि फीमेल जो जेंडर है वही मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो यंग वंस हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपने वोम में कैरी करता है, उनको नरिश करता है और उनको जन्म भी देते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिसमें मेल जो हैं वो फर्टिलाइज एग को कैरी करते हैं, उनको नरिश करते हैं ताकि वो जो है यंग वंस में डेवलप हो सके। दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी स्पीशीज़ है जिसमें मेल जो हैं वो अपने यंग वंस को कैरी करते हैं, फर्टिलाइज एग्स जो हैं वो उनको कैरी करते हैं और यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, आंसर देखिए, बिल्कुल आंसर करने की कोशिश कीजिए पॉज करके वीडियो। आंसर जो है इसका वो रहेगा सी हॉर्स। सी हॉर्स जो है ये एक मरीन फिश की एग्जाम्पल है। इसको हिपोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है। ज़ूलॉजिकल अगर आप नाम देखेंगे तो हिपोकैम्पस इसको बोला जाता है। और इस स्पीशीज़ में जो होता है, इस मरीन फिशेस की स्पीशीज़ में मेल जो है वो फर्टिलाइज एग को कैरी करता है, उसको नर्चर करता है और आगे यंग वंस जो है उनको जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कुछ दी गई हैं स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला है कि प्री इंडिपेंडेंस द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया वाज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कि आज़ादी से पहले जो गवर्नर जनरल रहते थे भारत के, ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल होते थे वही एक्स ऑफिशियो चांसलर रहते थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटीज़ की, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी। दूसरा स्टेटमेंट है एट प्रेजेंट, मौजूदा टाइम की बात हो रही है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटी। कि आज के दौर में गवर्नर जो होते हैं किसी भी स्टेट की, वो उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के एक्स ऑफिशियल चांसलर बन जाते हैं या उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? आंसर आपका रहेगा बिल्कुल क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1 जो है वो आधी सही है, आधी गलत है। इसमें क्या है कि जो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम जो गवर्नर जनरल जो रहते थे इंडिया के, ये जो हैं सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता की जो यूनिवर्सिटी होती थी, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है ये रहते थे। बाकी जो बॉम्बे और मद्रास की जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, इनके जो रिस्पेक्टिव गवर्नर होते थे, ये गवर्नर जो हैं ये इनके चांसलर रहते थे। ठीक है, और आज का दौर अगर आप देखोगे तो आज के दौर में गवर्नर जो होते हैं उनको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर बनाया जाता है। हाल ही में जो है कुछ केसेस आपको देखने को मिले हैं जिसमें तमिलनाडु ने और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स ने और साथ ही साथ महाराष्ट्र जैसी स्टेट ने कुछ स्टेट्स में बिल पास किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नर जो हैं वो अब चांसलर्स को अपॉइंट नहीं करेंगे, बल्कि चीफ मिनिस्टर जो होंगे स्टेट के वो जो हैं चांसलर्स जो हैं उनको अपॉइंट करेंगे। गवर्नर वो सीएम जो रहेंगे वो चांसलर रहेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा बिल तो पास हो गया, लेकिन ऐसा कोई नॉमिनेशन जो है अभी तक नहीं हुआ है जिसमें सीएम ने चांसलर को अभी तक अपॉइंट किया हो। तो ये आने वाले टाइम में देखिए एग्जाम्पल में भी बने, लेकिन मौजूदा हालात तक अभी अब देखें तो गवर्नर ही जो है वो चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला क्वेश्चन है कि मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैक्यूले रिपोर्ट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। दूसरा है इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स बिगिन टू बी हेल्ड इन इंडिया ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है एक स्टेटमेंट की कमी है, 2 मिनट।
अब ठीक है, देखिए 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, आपको बताना है कौन सी सही है। पहला है कि मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है यानी एग्जामिनेशन बेस्ड पर जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिस्टम था वो लॉर्ड मैक्यूले की रिपोर्ट पर जो है भारत में शुरू किया गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो भारत में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होने स्टार्ट हुए वो ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद ही शुरू हुए। एंड तीसरा है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है ये आपको बताना है। देखिए पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है भारत में वो लॉर्ड मैक्यूले की रिपोर्ट जो जब आती है, लॉर्ड मैक्यूले की रिपोर्ट जो है ये 1854 में आती है और 1854 के बाद जो है 1855 में पहली बार ऐसा होता है कि मेरिट बेस एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज के यानी एग्ज़ाम करवा कर जो एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे ले रहा है उसकी सिलेक्शन जो है सिविल सर्वेंट के तौर पर की जाती थी। इससे पहले क्या होता था कि जो डायरेक्टर्स रहते थे कंपनी के, आपको पता है कंपनी के डायरेक्टर्स रहते थे, तो ये डायरेक्टर्स जो है ये अपॉइंट करते थे कि कौन जो है सिविल सर्वेंट जो है वो भारत में आएगा और भारत पर जो है वो कानून बनाएगा या राज करेगा। ठीक है, और 1854 से पहले यही होता था कि डायरेक्टर्स जो है ये नॉमिनेट करते थे किसी को भी कि हाँ भाई ये इंसान जो है ये डीसी के तौर पर जो है भारत में जाएगा, एसएसपी के तौर पर भारत में जाएगा, जो भी डेजिग्नेशन उस टाइम रहती थी। ठीक है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल डेजिग्नेशन दे रहा हूँ। 1854 में मैक्यूले की रिपोर्ट आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नॉमिनेशन नहीं होने चाहिए, मेरिट बेस जो है वो उनको चुना जाना चाहिए, एग्ज़ाम होने चाहिए और वो एग्ज़ाम में जो सिलेक्ट होकर आगे जाएगा वही जो है भारत में एज एन ऑफिसर भेजा जाए, एज अ सिविल सर्वेंट भेजा जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट है इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है वो आज़ादी के बाद ही भारत में शुरू हुए। देखिए जब 1855 में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो ये भारत में नहीं हो रहे थे, ऑल्दो लोग जो चुन के आने वाले थे, जो राज करने वाले थे या जो रूल करने वाले थे वो भारत में करने वाले थे, लेकिन एग्ज़ाम जो हैं ये लंदन में होते थे। ठीक है, लंदन में होते थे और एग्ज़ाम वहाँ पर सिलेबस जो था भारतीय जो है आल्दो पार्टिसिपेट कर सकते थे, एग्ज़ाम दे सकते थे, मेरिट में आएंगे तो उनको सिलेक्शन किया जा सकता था, लेकिन जो सिलेबस रखा जाता था ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स के बेस्ड पे होता था, जो ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देता था और इसमें भारतीय जो है वो काफ़ी कम भारतीय जो है वो निकल कर क्वालिफाई कर पाते थे। ठीक है, एक सबसे पहला भारतीय जो क्वालिफाई कर पाया था 1855 में जब ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, तो 1864 में पहला भारतीय जो था उसने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है लंदन में जाके क्रैक किए, वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम आपने सुना ही होगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के सगे भाई थे। तो ये 1864 में पहले भारतीय बनते हैं जो कि लंदन में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं और पहले भारतीय बनते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। और इनके अलावा अगर आप देखोगे तो 1855 से लेकर 1920 के वक्त के बीच में सिर्फ 5 ही भारतीय ऐसे होते हैं जो कि इस 70 साल के या इस 65 साल के स्पेन के बीच में जो है 5 ही भारतीय होते हैं जो कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लंदन में निकाल पाते हैं। इसके बाद डिमांड उठती है कि ये एग्ज़ाम जो है ये भारत में करवाया जाना चाहिए और भारत के सिलेबस के पैटर्न पर होना चाहिए ताकि इक्वल वेटेज जो है वो ब्रिटिशर्स को और भारतीयों को भी मिलती रही। ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिट लेते रहें। उसके बाद जो है 1922 में जो है पहली बार ये एग्ज़ाम जो है वो भारत में करवाया जाता है, क्योंकि काफ़ी डिमांड्स उठती हैं और अंग्रेज़ों को जो है ये डिमांड माननी ही पड़ती हैं। तो 1922 में पहली बार इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद हुआ। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी वो गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1999 के तहत आया, 1919 के तहत आया। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत जो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये ज़रूर बनता है, लेकिन इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट होता है उसके तहत इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है। 1919 में सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, तो आंसर जो है आपका वो स्टेटमेंट 1 इज़ द ओनली राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट रीज़न टू कॉल लोकसभा एज अ पॉपुलर चैम्बर। हमारी जो लोकसभा है भारत में इसको पॉपुलर चैम्बर के नाम से जाना जाता है, तो बेस्ट इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसको पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं 4, पॉज कीजिए, अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आंसर जो है इसका वो रहेगा ऑप्शन सी के इट बिकॉज इट इज़ कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है,
तो आपको पता है कि भारत में 18 साल से ऊपर हर किसी को वोट देने का अधिकार है और वो अपने एमपीज़ जो हैं उनको चुनते हैं और वो एमपीज़ जो हैं लोकसभा में जाकर बैठते हैं। तो लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जाकर लोकसभा में बैठते हैं, इसलिए इसको हम पॉपुलर चैम्बर के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट को लेकर या इंडियन जुडिशरी नहीं लेकिन जुडिशियल सिस्टम को लेकर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। कंपैरिजन करना है इंडियन जुडिशियल सिस्टम को यूएसए के जुडिशियल सिस्टम से। ठीक है, पहला है कि बोथ इंडिया एंड यूएसए हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम टू हेल्प इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, कि क्या भारत में और यूएसए में दोनों में ही इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में भारत में आप देखोगे पहले सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट सबसे नीचे है, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो ऐसा एक सिस्टम है और सुप्रीम कोर्ट का होल्ड एससी हाई कोर्ट पर दिखेगा, हाई कोर्ट का होल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होल्ड आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर दिखेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है और एक ही है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि जगह जगह पर सुप्रीम कोर्ट मिलेंगे। इसको हम इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। लेकिन यूएसए में अगर आप देखोगे तो यूएसए में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आपको नहीं मिलता। वहाँ पर आपको यूएसए में आपको पता है 50 अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए उसको कहा जाता है, और 50 ही स्टेट्स में हर स्टेट में आपको एक जो है फेडरल कोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक जो है प्रोविंशियल कोर्ट जो है वो भी मिलेगा, जो कि हर एक स्टेट नहीं। तो हर एक स्टेट का अपना प्रोविंशियल कोर्ट भी है, अपना फेडरल कोर्ट भी है, यानी हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट भी है और अपना हाई कोर्ट भी है। तो इसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं कहा जाता। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। दूसरा है कि एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस इन बोथ अमेरिका एंड इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज सेम, कि रिटायरमेंट की एज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए यानी फेडरल कोर्ट जो है यूएसए का, क्या उसमें रिटायरमेंट एज सेम है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भारत की अगर बात करें तो आपको पता है मैक्सिमम रिटायरमेंट एज जो है इनकी 65 ईयर्स रहती है। 65 ईयर्स के बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट्स की रिटायरमेंट की एज जो है वो इन्फिनिटी तक है, यानी जब तक वो चाहते हैं तब तक वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ रह सकते हैं। जब उनका मन करता है, जब वो वॉलंटियर रिटायर लेना चाहते हैं तो वो रिटायर ले सकते हैं। नहीं लेंगे अगर रिटायरमेंट तो पूरी ज़िंदगी जो है, यानी जब तक वो मरते नहीं तब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। तो उनकी कोई रिटायरमेंट की एज जो है वो फिक्स नहीं की गई है। वो जब तक वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तब तक जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केसेस में दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। आंसर आपका जो है नीदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। भारतीय पॉलिटी में फ्रीडम का नाम तो आपने सुना ही होगा, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ बिलीफ, ये सब फ्रीडम जो है आपको दिए गए हैं। तो फ्रीडम को बेस्ट डिफाइन क्या चीज़ करती है भारत के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें। ठीक है, तो पॉज कीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आंसर इसका आता है लिबर्टी विद रीजनेबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आपको तो फ्रीडम तो भारतीय पॉलिटी या भारतीय संविधान के अंदर आपको फ्रीडम है, अलग अलग फ्रीडम्स हैं, थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, लेकिन जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है फ्रीडम भारत के संविधान में आपको दी गई हैं। यानी कुछ चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, भारत की सॉवरनिटी को अगर नहीं नुकसान पहुंचाना है तो नहीं नुकसान पहुंचाता है, उसमें आपको कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो ऐसे कुछ और भी केसेस हैं। तो लिबर्टी विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये फ्रीडम की असली डेफिनेशन है भारत के अंदर। उसके क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी पर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि दिस प्रोविजन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द वियनमार्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के वियनमार्क कॉन्स्टिट्यूशन से जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लिया गया है। दूसरा है कि ऑल द मनी बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो रही होती है तो स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी मनी बिल पास होता है तो उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल रखा जाता है। तीसरा है देयर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लागू हो गई उसके बाद ये कोई पीरियड नहीं है इसका कि हाँ भाई इतने देर बाद ख़त्म करनी ही करनी है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लग जाती है तो प्रेसिडेंट जब तक उसको रेवोक नहीं करता तब तक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी इफेक्ट में रहती है। इसका कोई मैक्सिमम पीरियड जो है वो डिसाइड नहीं है।
चौथा है कि प्रोक्लेमेशन जो है रेवोकेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट डज नॉट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाना है तो प्रेसिडेंट उसको हटाएगा प्रोक्लेमेशन के थ्रू, और इस प्रोक्लेमेशन को किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा, नोटिस निकालेगा और फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसके ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, पॉज कीजिए, 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर करने की कोशिश कीजिए। आंसर जो है इसका वो रहेगा, थर्ड आंसर जो है सही रहेगा कि जैसे जैसे आप आइनोस्फेयर से एक्सोस्फेयर की तरफ जाओगे, ये आपका आइनोस्फेयर आ गया, ये आपका एक्सोस्फेयर आएगा, जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली इस लेयर में इंक्रीज़ करता रहेगा। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट वो उल्टे हैं, अपोजिट हैं बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइग्रेटरी स्पीशीज़ के ऊपर जो कन्वेंशन है आपकी CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, इसको लेकर स्टेटमेंट्स हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। पहला, इट इज़ एन इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल सही है, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई है यूनाइटेड नेशन के हेड के अंदर। दूसरा है, ऑल काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स इन्वोक्ड अंडर दिस कन्वेंशन आर ऑटोमेटिकली लीगली बाइंडिंग, के जितने भी एग्रीमेंट इसके अंदर होंगे वो सारे ही लीगली बाइंडिंग होंगे, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कुछ स्टेटमेंट्स लीगली बाइंडिंग हैं, सम आर लीगली बाइंडिंग वाइल सम आर नॉट। ठीक है, तो कुछ लीगली बाइंडिंग हैं भी, कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं भी है। तीसरा है, कन्वेंशन कवर द स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ओनली, ये भी गलत है, सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स को कवर नहीं करती, आपके मैमल्स भी इसमें आते हैं, आपके फिशेस भी इसमें आ जाती हैं, आपके इंसेक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी इंसेक्ट, माइग्रेटरी फिशेस सब ही जो है इसमें जो है कवर हो जाते हैं। ठीक है, मैमल्स भी इसमें आते हैं। तो आपका स्टेटमेंट सही जो है वो 1 ही है। ठीक है, ओनली 1। और आखिरी क्वेश्चन जो है आज के सेशन का वो है आपको वॉल्केनोज़ के ऊपर है। वॉल्केनोज़ के ऊपर 4 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है, वॉल्केनिक एरप्शन रिलीज आयरन इनटू द वाटर दैट कैन बूस्ट द ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जब वॉल्केनिक एरप्शन होती है उसके बीच में से आयरन निकलता है काफ़ी सारा, और वो आयरन जो है वो जब पानी में जाता है तो वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गीज जो है उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सही स्टेटमेंट है, ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है, वॉल्केनिक एमिशन रीचिंग द स्ट्रेटोस्फेयर कैन हैव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन ग्लोबल टेम्परेचर, की वॉल्केनिक एमिशंस जो होती हैं, डस्ट स्मोक जो निकलती है, जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती है तो ग्लोबल टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा वो ठंडाहट ले आती है या ठंडा कर देती है ग्लोबल टेम्परेचर को। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। थोड़ा आपको मे बी किसी को पता ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ होती है। तीसरा है, इरप्टिंग वॉल्केनोज कैन कॉज लाइटनिंग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं तो अर्ली स्टेज में वहाँ पर आपको, अगर आप मौजूद है वहाँ पर, तो आपको एक लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि गैस पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से घर्षण पैदा होता है और वहाँ पर लाइटनिंग निकलती है। एंड चौथा स्टेटमेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम वॉल्केनोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। आपको पता है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन से जब इरप्शंस होती है तो 99% उसमें क्या होता है, आपको वाटर देखने को मिलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और आपको साइड में सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 99% सल्फर डाइऑक्साइड होता है और 1% जो है, 99% वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड होता है और 1% जो है आपके वो दूसरे माइन्यूट कंपाउंड्स होते हैं। और जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो यहाँ से रिलीज़ होता है आपका वॉल्केनो से, ये पॉल्यूशन का कारण बनता है। ये क्या करता है कि आपको पता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और वो जो है फिर एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करती है, पॉल्यूशन का कारण बनती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 भी सही है, सारी स्टेटमेंट सही है, आंसर डी जो है इसका वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में इतना ही। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन के अंदर आपको काफ़ी फैक्ट्स जो हैं जानने को मिलेंगे और यही सीरीज़ जो है वो आगे चलती रहेगी। सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।